तबरेज़ की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था। वहाँ एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम रफ़ीक था रहता था। रफ़ीक अपनी उम्र की आखिरी सांसें गिन रहा था। वह हर रोज़ दरिया की तरफ जाता, जाल डालता और जो भी मछली हाथ लगती उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। उस दिन भी वही हुआ था। शाम के वक्त निराश होकर जब रफ़ीक घर वापस लौटा और दरवाज़ा खोला तो उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी थी। उसकी चांदनी जैसी सफ़ेद रंगत, गहरी आंखें और उम्र शायद ही 18 साल की हो। रफ़ीक की आवाज़ गुस्से से कांप उठी। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? ये मेरा बिस्तर है, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड़की डर से सहमकर उठ बैठी। उसकी आंखों में मासूमियत और डर था। उसने धीमे से कहा, मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। रफ़ीक गुस्से से तमतमा उठा। क्या बकवास है? मैं तुझे जानता भी नहीं, न ही हमारा कोई रिश्ता है। तू एक जवान लड़की है और मैं 80 साल का बूढ़ा हूं। यह नामुमकिन है। निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू आ गए। वह फौरन रफ़ीक के पैरों में गिर गई। मैं जो भी कहोगे करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। तुम्हारा हर काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, घर साफ रखूंगी, सिर्फ एक कोना दे दो मुझे रहने का। रफ़ीक का दिल पसीजने लगा, लेकिन वह अभी भी दुविधा में था। उसने कहा, मैं एक गरीब मछुआरा हूं, मुश्किल से खुद का पेट भरता हूं, तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने ठहराव भरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, अब हाँ कह दो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रफ़ीक ने लंबी सांस ली और थककर बोला, ठीक है रह लो। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे निकाह करना होगा। यह सुनकर रफ़ीक जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? निकाह? मेरे और तुम्हारे बीच? तुम होश में हो भी या नहीं? लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दृढ़ता से बोली, हाँ मुझे आप ही से निकाह करना है, और आज ही। रफ़ीक की समझ से यह सब बाहर था। एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसे वह जानता भी नहीं, उससे निकाह करना चाहती है। बहुत सोचने के बाद रफ़ीक मान गया। फिर उसी कच्चे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, रफ़ीक और रुबीना, निकाह के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रफ़ीक ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? रफ़ीक चुपचाप बैठा रुबीना को देखता रहा। रफ़ीक को इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, न ही कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं यह सपना तो नहीं? वह मन ही मन सोचता रहा। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी नहीं थी कि रफ़ीक ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। वह दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रफ़ीक मुड़ा और देखा, रुबीना वहीं खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमय ठहराव। हाँ, उसने रूखे लहजे में जवाब दिया, मगर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। रुबीना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बस धीरे से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रफ़ीक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरिया की ओर निकल गया। लेकिन उस दिन मछलियाँ क्या पकड़ता? उसकी सोच में सिर्फ एक ही नाम था, रुबीना। उसकी उम्र 80 की थी, शरीर थका हुआ और दिल उलझा हुआ। वह हर बार जब दरिया में जाल डालता, एक ही सवाल दिमाग में घूमता, वह लड़की कौन है? उसने मुझसे निकाह क्यों किया? क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक मेहनत करने के बावजूद उसके जाल में कुछ नहीं आया। सूरज ढलने लगा था और दरिया की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थी। थका मांदा रफ़ीक जब घर लौटा तो देखा रुबीना दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियाँ लाए हो? वह पूछ बैठी। रफ़ीक का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। रुबीना ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो निकाह का मतलब है ना? उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा बसरा रहा, लेकिन रुबीना वहीं अब भी किसी रोशनी की तरह टिकी रही, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को स्वीकार कर रही हो। अगली सुबह रफ़ीक फिर निकला दरिया की ओर, लेकिन मन अब और भी भारी था। यह लड़की क्या वाकई सच्ची है या यह कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूँ। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। वह मुस्कुराया नहीं, बस थक कर वापस लौटा। घर पहुंचते ही रुबीना ने मछली ली और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं पका देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक तेल मसाले कुछ भी नहीं।
रफीक ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती थी उसे रफीक कोयले पर भूनकर खा लेता था। रुबीना ने कोई शिकवा नहीं किया, न ही कोई दाना दिया। उसने फौरन मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांट कर खाई। रफीक ने खा लिया था, मगर दिल का बोझ और भी बढ़ गया था। आखिरकार वही सवाल फिर उसने पूछ लिया, रुबीना, अब तो बता दो, तुम कौन हो? मुझसे शादी क्यों की? रुबीना ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। थोड़ा और सब्र करो रफीक, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएगा। उस रात रफीक को नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वह दरिया से वापस लौटा, उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई। घर में सन्नाटा था। रुबीना कहीं नहीं थी। वह इधर उधर दौड़ा, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी नजर पड़ी उस पुरानी पीली सी संदूक पर। वह संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां रखी थी। संदूक खुला हुआ था और अंदर खाली। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका सिर चकरा गया और वह जमीन पर बैठ गया। क्या रुबीना एक चोर थी? क्या उसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया? मेरी मां की आखिरी निशानी सब ले गई। इस सदमे में वह भागा भागा अपने पुराने दोस्त शरीफुद्दीन के पास गया। शरीफुद्दीन ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वो इंसाफ जरूर करेगी। और फिर रफीक की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। तबरेज की पथरीली गलियों से होते हुए रफीक उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ रहा था जहां तबरेज की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अब भी वह पुरानी संदूकची थमी हुई थी। वही संदूक जिसमें कभी उसकी मां की निशानी सोने की बालियां रखी थी। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारें थामे सिपाही खड़े थे। रफीक उनके सामने जाकर रुका और धीमी थकी आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से? तुम जैसे फटेहाल बूढ़े को? चलो हटो यहां से। लेकिन तभी एक दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। एक दिन की मेहरबानी का फायदा इस बूढ़े को भी मिल सकता है। कुछ सवाल जवाब के बाद रफीक को महल के भीतर भेजा गया। महल के अंदर का दृश्य उसके लिए स्वप्न से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठी थी तबरेज की रानी। चेहरा नकाब में ढका हुआ, केवल उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थी। दरबार का वजीर ऊंची आवाज में पुकारा, रफीक बिन यूसुफ, अपनी बात रखिए रानी के सामने। रफीक धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछेरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लद्दकी आई, जवान, खूबसूरत पर अजनबी। उसने मुझसे निकाह करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वह नहीं मानी। निकाह हुआ और फिर 2 दिन बाद वो मेरी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार स्तब्ध था। रानी ने कुछ क्षण चुप्पी साधी, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछेरे? इंसाफ, मेरी मां की याद वापस चाहिए। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी पर चेहरा अब भी नकाब में छिपा था। अगर मैं तुम्हें उस जेवर की जगह 2 गुना सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? रफीक ने जवाब देने में पल भर भी नहीं लिया। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं। मेरी मां की आखिरी पहचान थी वो। रानी कुछ पल मौन रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। दरबार आज समाप्त होता है। तुम बाहर प्रतीक्षा करो। रफीक कुछ कहना चाहता था लेकिन पहरेदारों ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने नहीं देती, लेकिन आज एक अपवाद था। उस रात रफीक की नींद नहीं लगी। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। रफीक को फिर बुलाया गया। इस बार दरबार की फिजा पहले से अलग थी। कम लोग थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ साथ एक गहरा मौन भी था। वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज व्यक्तिगत मुलाकात की जाएगी। रफीक चौंका, मुझसे अकेले? हाँ, लेकिन सिर्फ कल सुबह। तब तक आप महल में रहेंगे। रफीक एक आखिरी उम्मीद लिए रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। दासी आई, बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही हैं। अकेले आपको सिंहासन कक्ष में बुलाया गया है, जहां तबरेज की रानी उसका इंतजार कर रही थी। और उसके ठीक सामने रानी उसी अंदाज में बैठी, चेहरा अब भी नकाब में ढका हुआ। बैठ जाइए रफीक। रफीक ने यह कांपती हुई आवाज में मल्लिका से कहा।
मल्लिका साहिबा, मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर इंसाफ मांगने आया था। मुझे आपने अकेले मिलने के लिए बुलाया। मुझ बूढ़े को मुझे इतनी इज्जत बख्शी। आखिर यह क्या माजरा है और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थी जो रफीक की मां की आखिरी निशानी थी। रफीक इस संदूक को देखकर दंग रह गया। यह संदूक मेरी मां के जेवर वाला, यह तुम्हारे पास कहां से आ गया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला? मान गया तुम वाकई एक सच्ची मलिका हो। वह चोरनी कहाँ है जिससे आपको मेरी माँ की आखिरी निशानी मिली है? मेरी आखिरी दरख्वास्त यह है, मुझे उससे मिला दो। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रानी ने संदूक खोला और बालियां निकाली। रफीक बोला, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक निशानी है, इसे वापस क्यों ले लिया? मल्लिका ने कहा, इसका जवाब तुम्हें पता करने के लिए एक दिन और यहां ठहरना होगा। कल दीवान-ए-आम में तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रफीक, जो मां का गुमशुदा जेवर मिलने पर खुश था, अब एक और कशमकश में चला गया। अब कल क्या होगा? कल सवालों का जवाब मिलेंगे। अगली सुबह रफीक दीवान-ए-आम में पेश हुआ। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर असरदार, अब तुम क्या चाहते हो बुजुर्ग? इंसाफ, मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वह मेरे जीने की वजह थी। रानी ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा। आंखों से उस नकाब के पीछे से रानी ने धीरे से अपने नकाब को हटाया और रफीक के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, वो कोई और नहीं, रुबीना ही थी। रफीक की टांगें कांपने लगीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुबीना, ये क्या माजरा है? तू रानी है? महल की पूरी सभासन थी। रानी यानी रुबीना अपनी ऊंची गद्दी से उठी और धीरे धीरे रफीक के पास आई। हाँ, मैं ही रुबीना हूं रफीक। रफीक अब भी स्तब्ध था। मगर तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ यह सब क्यों किया? रुबीना की आंखें नम हो गईं। वह बात जो अब तक छिपाई थी, अब कहने का वक्त आ गया है। कौन थी रुबीना वाकई में? क्यों उसने रफीक से शादी की? क्या राज था उसकी जिंदगी का? कैसे बंधा हुआ था उसका अतीत? रुबीना ने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो बरसों से मेरी रूह पर बोझ बनकर बैठा है। रफीक ने उसकी ओर देखा। आंखें भारी थीं मगर ठहरी हुई। आज से 20 साल पहले एक छोटी बच्ची को दरिया के किनारे अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछेरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भिजवाया। उस वक्त शायद तुम्हें याद ना हो कैसी क्यों, मगर वह छोटी बच्ची मैं ही थी और वो बूढ़ा मछेरा तुम थे रफीक। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से ना उठाते तो मैं जिंदा ना बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत पलटती गई कि एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया। जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी, लेकिन उस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी, एहसान का कर्ज। रुबीना ने रुक कर गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान रफीक, तुमने उस वक्त मुझे बचाया जब मैं सिर्फ एक बोझ थी इस दुनिया पर। मैं चाहती तो कुछ सोना दे देती, कुछ जमीन, मगर वह सब नाकाफी था। रफीक की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे रखते नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस लगती। मगर निकाह के बाद एक बीवी के तौर पर मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वो कर्ज चुकाना था। और मेरी माँ की निशानी मैंने उन्हें सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं। रुबीना की आवाज़ अब भराई हुई थी, क्योंकि एक दिन मैं चाहती थी कि तुम अपनी आंखों से देखो जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं भूली। रफीक का चेहरा अब बदला हुआ था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। मदद नहीं रफीक, रुबीना बोली, वो रहमत थी, तुम्हारी दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वही बच्ची जिसे उसने कभी मरते हुए दरिया के किनारे पाया था आज उसकी रक्षक बनकर सामने थी, मगर अब उसके माथे पर ताज था और आंखों में दुनिया को बदल देने की कुव्वत। रुबीना ने धीरे से रफीक का हाथ थामा। रफीक ने सिर झुका लिया। मगर अब तू रानी है और मैं सिर्फ एक गरीब मछेरा। रुबीना ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं पूरा जहां बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूं लेकिन मैं सिर्फ अब आपकी हूं। दरबार के लोग अब रफीक की ओर देखने लगे। वहां एक बूढ़ा मछेरा था।
मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, रुबीना ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा। हर सुबह तुम्हारी चाय, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। रफीक के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो वर्षों की तकलीफ के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच टीवी पर हर कहानी में है, एक नई रोशनी। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली योद्धा होते हैं।